गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है या लास्ट चैप्टर है अगर कहा जाए तो, क्योंकि एक जो चैप्टर हमने छोड़ा है वो हम एक समरी के तौर पर बस पढ़ेंगे क्योंकि वो प्ले है। ओके, बाकी जो हमने कर लिया कंप्लीट और इस बुक का ये लास्ट चैप्टर होगा। इसका नाम है सिल्क रोड। सिल्क रोड क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी तो पढ़ी है सबने। सिल्क रोड जो है चाइना से लेके मिडिल ईस्ट की तरफ एक पूरा रोड था, एक पूरा वे था जहाँ से व्यापार होता था। और वो जो उसका जो पार्ट है वो इंडिया से भी होते हुए गुजरता था और अप टू द हिमालयस वो वहाँ से होते हुए गुजरता था, तो वो सिल्क रोड है। निक मिडलटन इन्होंने लिखी है ये, इस पूरे चैप्टर को लिखा हुआ है उन्होंने। और वो बता रहे हैं इंडिया में जब वो कैलाश आए थे। कैलाश कहाँ है? कैलाश जम्मू कश्मीर की तरफ है ना, उस तरफ कहीं पर है, हिमालयास में है हमारा कैलाश। तो वहाँ पर जब वो सिल्क रोड का जो पार्ट है वहाँ पर जाते हैं, वो हमारा जो कैलाश है वो तिब्बत की तरफ पड़ता है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरफ, तिब्बत की तरफ वो पड़ता है। ओके। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with rose tinted blush. Now that we were leaving Ravu, Lamo said she wanted to give me a farewell present. फ्लॉलेस हाफ मून, फ्लॉलेस मतलब एकदम ज़बरदस्त परफेक्ट है ना, हाफ मून। और उसके बाद उसको क्या हुआ, इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाइज। हाफ मून को क्या किया, गुड बाय किया। गुड बाय किया मतलब सुबह हो गई। अब सुबह हो गई मॉर्निंग में। अब जब सुबह होती है माउंटेन्स में, जब सूरज वो किरणें बौछार कर रहा है, तब क्या हो रहा है, वो बहुत ही सुंदर ब्लश दिख रहा है। ब्लश मतलब रेडिश कलर का दिख रहा है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she'd said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. Satan seized me up and as clambered into his car. Oh yes, he declared, Drogba sir. अब यहाँ पर आपको जितने लोगों का नाम सुनने को मिलेगा वो टिबेटियन लोग होंगे। वो एक जनजाति होती है ड्रोग्बा। ओके, वो एक जनजाति है। ड्रोग्बा क्या है? एक जनजाति है। तो उनमें से किसी के यहाँ या किसी होटल में या किसी के घर पे वो रुके रहे होंगे जब वो अपना ट्रिप कर रहे थे। इट इज़ वेरी कॉमन इन हिल स्टेशंस जहाँ पर लोग कहीं पर भी रुक सकते हैं, है ना, विद सम पेमेंट ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर जो लेडी थी वो उनको कुछ प्रेजेंट देना चाहती थी और उनको ये पता चला था लेडी को कि जो हमारे राइटर है वो जाएंगे आगे कैलाश की तरफ जहाँ बहुत ठंड होती है। तो घर के अंदर जाते हैं। डकिंग बैक मतलब अंदर जाना, टेंट के अंदर घुसना, वापस जाना, उसको हम बोलते हैं डकिंग बैक। वहाँ से वो एक बड़ा सा कोट निकाल कर देती है और ये टिबेटियन लोगों का जेस्चर है। जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है वैसे ही उनके यहाँ भी है। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चंगटेंग। Setan knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow, what was the likelihood of what I asked, not knowing, sir, until we get there. तो वो कहीं जहाँ भी वो जा रहे थे उसके लिए एक शॉर्टकट लेते हैं। तो जो ड्राइवर है उसको हमारा राइटर पूछता है कि वहाँ स्नो तो नहीं होगा। तो ड्राइवर का क्या आंसर होता है, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, है ना, कि मतलब वो भी श्योर नहीं है। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. Gazelles क्या है? एक टाइप ऑफ हिरन है ना, और टाइप ऑफ डियर है। तो वो शॉर्टकट लेते हैं तो वो हिल से वैसे मैदान में पहुंच जाता है ना, मैदानी इलाके में। वहाँ पर सिर्फ गज़ल्स उनको दिखते हैं। That would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. Frown मतलब अपने आँखों को ऐसे डर से बड़ी बड़ी आँखें कर लेना, उसको हम फ्रॉन कहते हैं, या गुस्से में भी आप ऐसा करते हैं। ओके। निबलिंग का क्या मतलब होता है? ईटिंग स्लोली। वो गज़ल्स क्या खा रहे थे? घास खा रहे थे। कैसे कर रहे थे? घास खा रहे थे, स्लोली। अब एरिड मतलब ड्राई,
बारिश होती नहीं हो तो जनरली ड्राई इलाका रहता है, ड्राई मतलब स्नो होता है, घास होती है लेकिन ड्राई घास होती है, तो उसको खा रहे थे। एंड वो जब गाड़ी देखते तो क्या होता है, डर के मारे वो भाग जाते हैं। Further on, where the plains become more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. फिर जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं, अलग अलग बता रहे हैं ना, पहले हिल्स में कौन थे, लोग रह रहे थे, अब प्लेन्स में गैजल्स। अब जब थोड़ा सा जो प्लेन है वो थोड़ा सा पथरीला हो जाता है घास के बजाय, तो वहाँ पर उनको दिखते हैं एज मतलब खच्चर, और खच्चर जो है कैसे हैं वहाँ पर। Tesan told me we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards a far-off pall of dust. When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं। गैलोपिंग का मतलब होता है फास्ट रनिंग। आपको खच्चर पता होगा, हाफ डोंकी हाफ हॉर्स होता है, फास्ट रनिंग ऑफ हॉर्स, फास्ट रनिंग ऑफ हॉर्स। इसके अलावा एनमास से इसका प्रोनाउंसिएशन एनमास है, ये स्पेनिश वर्ड है, एनमास यस स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब होता है इन ग्रुप, मास से बना है, मास से। इसके अलावा मैन्यूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट, मूविंग टुगेदर, एक जैसा मूवमेंट करना, जैसे परेड वगैरह होती है, मार्च पास्ट होता है वैसा मैन्यूवर्स। ओके, तो वो जो खच्चर है वो कैसे दौड़ रहे थे एक साथ पूरे ग्रुप पे, जैसे उन्होंने वो मैन्यूअर कर रहे हैं, जैसे वो प्रैक्टिस करके रखे थे वैसे ही दौड़ने की, बहुत तेज़ी से सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक साथ मुड़ते थे, जैसे उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करके रखी हुई है, जैसे हम मार्च पास्ट या परेड करते वक्त करते हैं। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary dogbas tending their flocks, something men, sometimes women. Then these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to the animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding व्हीकल। ओके, क्लियर? नहीं क्लियर, कैसे क्लियर होगा, मैंने तो बताया नहीं। और ये जो मेरे को दिख रहा है चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब वो खच्चर पार करके जाते हैं तो आगे देखते हैं जो डोगबास है, जो लोग हैं वो अपने गाय भैंस बछड़े जो भी है वो चरा रहे हैं। तो वो डोगबास क्या करते हैं, वो कार को देखते हैं, थोड़ा स्ट्रेंजली देखते हैं, कभी उनको वेव करते हैं, बाय करते हैं। जब वो भेड़ों के पास कार जाती है तो डर के मारे इधर उधर भागते हैं। तो वो एक पूरा स्केच बता रहा है। वी पास नोमैड्स, नोमैड्स मतलब वॉन्डरर, वॉन्डरर मतलब इधर उधर घूमने वाले। We passed nomads, dark tents pitched in the splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. This beast would cock their great big heads when they became aware of their approach and fix us in the sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. Tibetan mastiff, mastiff एक डॉग का ब्रीड है, अलग अलग होते हैं, इंग्लिश मैस्टिफ, स्पेनिश मैस्टिफ, वैसे ही टिबेटियन मैस्टिफ डॉग है। तो उनके पास डॉग होता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो जब भी वो कार जाती थी तो क्या करते थे, बुलेट की तरह दौड़ के आते थे और उनको डराते थे, कार के पीछे भागते थे। दिस शैगी मॉन्स्टर blacker than the darkest night usually wore bright and red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to break and sphere. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off our property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब टिबेट इंग्लिश में टिबेट बोलते हैं, हिंदी में तिब्बत बोलते हैं।
वो मास्टिफ जो है वो ब्लैक कलर के बहुत ही बड़े कुत्ते होते हैं और वो बिल्कुल बिना डरे कार के पीछे आ जाते हैं, कार के सामने आ जाते हैं, बहुत दूर दौड़ाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो ये राइटर है वो कहते हैं कि इससे समझ में आता है कि एंशियंट टाइम में चाइनीज़ जो किंग्स थे वो इनको हंटिंग डॉग के तौर पे क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि इतने फेरोशियस है। क्या है? फेरोशियस, एंग्री, एंग्री है, ठीक है। और ये कहाँ से जाते थे डॉग्स? चाइना, उसी सिल्क रोड के थ्रू जाते थे चाइना और तिब्बत की तरफ से ये गिफ्ट एक होता था। By now we could see snow-capped mountain gathering on the horizon. We entered a valley where the rivers were wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley slides closed in. उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर रिवर होती है जिसमें आइस जम गई थी, चारों तरफ सफ़ेद चादर होती है स्नो की। तो हर तरफ वो ब्यूटी को अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड राइट्स वर बम्पियर सेट ऑन. Now in third gear, as we continued to climb, the track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that spotted big rocks, dotted with patches of bright orange lichen. Beneath the rocks, hunks of snow clung on the near permanent shade. I felt the pressure building up on my ears, held my nose, snorting and cleared them. We struggled round another tight bend of Satan stopped. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब क्या होता है? अब वो पूरा वैली है ना, पूरा हिल स्टेशन है, पूरा हिल्स है वहाँ पे, तो बहुत ही बेंडिंग, बहुत ही मुश्किल वो ड्राइव होती जाती है उनसे, बहुत ही बेंड होना पड़ता है उनको, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और जो स्नो है, जो पूरा डस्ट है, जो भी है वो सब जो है गाड़ी के अंदर आ रहा है और इतनी नॉइस हो रही है, इतनी ज़्यादा नॉइस हो रही है कि राइडर को अपने नाक कान सब बंद करने पड़ रहे हैं। और अंत में क्या होता है, जो ड्राइवर है वो गाड़ी से उतरता है और बाद में समझ में आता है कि वो स्नो के कारण उसे उतरना पड़ा। A swath of white stuff lay across the track in front of us, stretching off for maybe 15 meters before it pitted out and the dirt trail reappeared. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank of the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. I joined Daniel as Satan stepped on the instructed snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how steady it was. I looked at my wristwatch. We were at 5210 meters above sea level. अब वो जब बर्फ़ में अटक जाती है तो क्या होता है, आगे बढ़ाने के लिए उसको धक्का देना होता है। तो उनके साथ जो थे और जो ड्राइवर था और जो राइडर है, वो तीनों हम गाड़ी को धीरे धीरे करके स्नो से आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो देखते हैं रिस्ट वॉच। जब हम हिल्स पे जाते हैं ट्रैवलर्स क्या करते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं जिसमें सारे जो डिटेल्स होते हैं वो दिख जाती है। तो वहाँ पर उनको पता चलता है वो डिजिटल रिस्ट वॉच में कि 5000 मीटर ऊपर है, 5 किलोमीटर ऊपर है सी लेवल से, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो उनको यहाँ पर समझ में आता है। हम इसके बाद जो नेक्स्ट है हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 वीडियोज़ की ज़रूरत है, वरना ये वीडियो बहुत लंबे और लेंदी हो जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे। ओके, तो वैसे भी ये जो चैप्टर है बहुत मज़ेदार भी नहीं है, बहुत ही एकदम डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत स्केची है, और वो स्केची जनरली लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। तो आई होप, इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।